साथ महासंग्राम 2024, जहां महामंथन से जीत का मंत्र निकालने की तैयारी है। दिल्ली में आज से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में यह बैठक है और इस बैठक में देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में 400 के पार यानी 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर फोकस किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा और इसके अलावा कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण से राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन करेंगे और सूत्रों के मुताबिक इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव आएंगे। पहला प्रस्ताव विकसित भारत, मोदी की गारंटी और दूसरा प्रस्ताव राम मंदिर पर हो सकता है। दिल्ली में आज से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो रही है और यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में यह बैठक होगी और इस बैठक में देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय परिषद की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में 400 पार के लक्ष्य पर फोकस किया जाएगा। दोपहर 3 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा और कल शाम पीएम मोदी के समापन भाषण से राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन होना है। सूत्रों के मुताबिक इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव आने हैं। पहला विकसित भारत प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और दूसरा प्रस्ताव राम मंदिर पर हो सकता है। अमित शाह, जेपी नड्डा सभी पहुंच चुके हैं और बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बड़े नेताओं समेत कुल 11,500 पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय परिषद बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सीटें जीतने का लक्ष्य है, उस सीटों के विजयी होने पर कैसे काम करना है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं, इस पर फोकस रहेगा। और आज अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है, औपचारिक शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी। हालांकि भारत मंडपम में नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मीटिंग यानी अधिवेशन शुरू होने से पहले जो बैठक होनी है बड़े पदाधिकारियों की, वो भी शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उद्बोधन भाषण से इसकी शुरुआत होगी और कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। और अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, दिल्ली में आज जो पूरा अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है या फिर जो सालाना पूरा खाका तैयार किया जाना है वो भी इसी बैठक में तय होगा? 2 दिन चलने वाला है ये अधिवेशन? बिल्कुल, देखिए 2 दिन का अधिवेशन है। आज दोपहर से 2 बजे से ये भारत मंडपम में शुरू होगा। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा यानी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उद्बोधन से शुरू होगा और इसमें करीब 6,000 से ज्यादा बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो हैं, राज्यों के पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी यहां मौजूद हैं। इस अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तो लेकर बातचीत की जाएगी, तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, आगे कैसे चलना है, राज्यवार जो रणनीति होगी वो कैसी होगी उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगे आगामी पूरे साल का जो इनका कार्य, जो इनकी काम किया जाना है, जो इनके योजनाएं हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक तरह से रोड मैप बनाया जाएगा और समापन प्रधानमंत्री के भाषण से होगा। प्रधानमंत्री इसमें अपना अंतिम में कल शाम को वो भाषण देंगे और उस भाषण से ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि 1 साल की कार्य योजना क्या है, पार्टी किस लाइन पे आगे चलेगी और लोकसभा चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर किस नीति को लेकर और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है और कैसे जनता तक अपनी और राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बातों को पहुंचाना है, ये चीजें साफ कर दी जाएंगी। जी, छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण सीटें रहेंगी और करीब ये जो 30 सीटें हैं ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ताओं समेत पहुंचे हैं।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दोनों राज्यों के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो कल रात ही यहाँ पहुंच चुके हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो है, सांसद है, प्रदेश के पदाधिकारी जो हैं वो हैं, विधायक, एक दोनों राज्यों की एक तरह से कहा जाए कि पूरी मंत्री परिषद जो है और उस राज्य की इकाई के जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और 40 सीटें जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी। मध्य प्रदेश को में पार्टी के पास 29 में से 28 सीटें हैं। एक सीट को लेकर जद्दोजहद की जा रही है, वो छिंदवाड़ा है, उसको कैसे कब्जा करना है उस पर भी बात होगी। और छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतने की बात है, जबकि अभी तक भाजपा के पास 9 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस के पास है। तो इस दफा की योजना है कि कांग्रेस मुक्त करना है दोनों राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी 29 सीटें जीतनी हैं और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतनी हैं। तो यहां पर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा, ये बात भी यहां पर दोनों राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो रखेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व भी इनको बताएगा कि आपने कि कैसे आगे बढ़ना है, किस रणनीति के साथ बढ़ना है और जनता को अपने साथ कैसे जोड़ना है। जी, और स्वाभाविक है निश्चित रूप से अशरफ, ये जो अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी भी इसके बारे में जरूर विचार करेगी कि इसकी स्ट्रैटेजी उसके खिलाफ क्या बनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ट्रेनिंग तो यहां पर होनी ही है। आप नजर बनाए रखें, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दरअसल वॉर रूम डेस्क प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। आपको बता दें कि सलाम रिजवी लोकेश साहू वॉर रूम देखेंगे, डेस्क देखेंगे। वॉर रूम डेस्क के 11 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है और जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुशील आनंद शुक्ला को मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो आगामी चुनाव की तैयारी है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इसमें जानकारी ये मिल रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। वॉर रूम डेस्क प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। सलाम रिजवी लोकेश साहू वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि वॉर रूम डेस्क के लिए 11 सदस्यों को तय किया गया है। जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। सुशील आनंद शुक्ला को मीडिया विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए वॉर रूम का गठन किया गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की जो रणनीति बनाई जाएगी उसके समन्वय के लिए समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वॉर रूम में पूरा डेस्क बनाया गया है। यह लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से हमारी सांगठनिक नियुक्तियां हैं। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ पार्टी में हाशिए पर आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ से चली गई। राज्यसभा जाने की उनकी मांग नहीं मानी गई और इसलिए बीजेपी कह रही है एमपी कांग्रेस में कमलनाथ का युग समाप्त हो गया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में कमलनाथ एक ऐसा चेहरा जिसने दिग्विजय सिंह के बाद पार्टी को प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया। ये अलग बात है कि वक्त का पहिया घूमा और महज 15 महीने में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रह पाए। उसके बाद सूबे में सत्ता के सूखे की दरार कांग्रेस के लिए चौड़ी होती गई। अब प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ किनारे हो गए। ये कहना है मौजूदा वक्त में प्रदेश की बागडोर संभालने वाली पार्टी बीजेपी का। सत्ताधारी पार्टी कह रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ युग का समापन हो गया है। लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए कांग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा। पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान ली जा चुकी है। बीजेपी के इस बयान के पीछे कई वजह हो सकती हैं। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तब गुटबाजी ने पार्टी का बंटाधार किया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शतरंज की ऐसी गोटियां बिछाई कि कांग्रेस कहीं की नहीं रही। जैसा कि अमूमन होता है, हार के बाद पार्टी में बदलाव की आवाज उठी। प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ। कमलनाथ वरिष्ठ नेता बनकर रह गए। कहा गया कि राज्यसभा जाने के लिए कमलनाथ ने आलाकमान के दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन पार्टी ने अशोक सिंह को उच्च सदन भेजने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस कमलनाथ को किनारे लगाए जाने की बात को सिरे से खारिज कर रही है। कोई बात नहीं है, कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला है अशोक सिंह। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा करती है। इसके साथ ही जमीन पर उतरकर एड़ी चोटी का जोर लगाना भी शुरू कर दिया गया है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जिन्हें लेकर बरकरार असमंजस विपक्ष की स्थिति बयां कर रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और देश भर में एक तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई और इसी कड़ी में एमपी के कुछ दिग्गज नेता कांग्रेस के 300 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने की मची होड़ के लिए पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी में वंशवाद और अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया है। मौसम इस वक्त सर्द है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत का मिजाज गर्म है और उधर कांग्रेस में पतझड़ है। 24 के महासंग्राम में कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है कि दल बदल की लाइन लग गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेगा ज्वाइनिंग अभियान ने तो मानो चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हराने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। एमपी में रोजाना कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई बालाघाट से, जहां दिग्गज नेता अनुराग चतुर्मोहता, अजय मिश्रा और कैलाश जैन ने हाथ का साथ छोड़ा और कमल को थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले बाकायदा शक्ति प्रदर्शन किया गया। 300 कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी रैली निकालकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया गया। 4-6 परिवार हैं, वो 4-6 परिवार में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। और हम काम करने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सनातन प्रेमी है, श्री राम के पुजारी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप राम मंदिर मत जाओ, लेकिन आप पूरे देश के, पूरे पार्टी के लोगों को ये आदेशित नहीं कर सकते कि आपको राम जी की पूजा करना है नहीं करना है। कांग्रेस में मची भागम भाग पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जमकर तंज किया। कांग्रेस के वंशवाद पर प्रहार किया और परिवारवाद को कांग्रेस में मची कलह का जिम्मेदार बताया। परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। कांग्रेस पर प्रहार करने में प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी विरोध को कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा बताया, साथ ही भविष्य के रोड मैप में कांग्रेस को शून्य करार दिया। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग में कांग्रेस के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। यानी एक तरफ पीएम मोदी 400 पार सीट जीतने का लक्ष्य लेकर सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही उसके दुश्मन बनकर बीजेपी को नया दोस्त बनाकर मुश्किल बढ़ा रहे हैं। एक तीसरी मुसीबत भी है और वो है बड़े बड़े सपनों के साथ बने इंडी गठबंधन के सहयोगियों का लगातार साथ छोड़ते जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे, आपको दिखाते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं, क्या उनके नाम हैं जो कांग्रेस छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में भागम भाग में विदिशा कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जबलपुर मेयर जगत बहादुर अन्नू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी है। दिग्विजय सिंह के करीबी सुमेर सिंह गढ़ा अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी का साथ इन्होंने छोड़ दिया। विवेक तन्खा के करीबी शशांक शेखर भी अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और इन्होंने कमल का साथ देने की बात चुनी है। और अशोकनगर से कांग्रेस नेता अजय पाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार ने भी भारतीय जनता पार्टी चुनकर आगे इसी के साथ रहने का मन बनाया है। अजय पाल यादव जो कि छतरपुर के पूर्व मंडी उपाध्यक्ष कैलाश द्विवेदी भी इसका हिस्सा हैं। और आपको बता दें कि गौरिहार जनपद अध्यक्ष तुलसी अनुरागी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जुड़ गए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस नेता आशीष द्विवेदी और अनिल दीक्षित भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये वो नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और नशे की लत लगाकर बच्चों से ये भीख मंगवाया करते थे। पुलिस ने भिक्षुक मुक्त अभियान चलाया और इसी अभियान के तहत पुलिस ने बंबई बाजार से 4 बच्चों का रेस्क्यू किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अन्य की तलाश की जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, जिस तरह से बच्चों से भीख मंगवाए जाने का ये कुकृत्य चल रहा था, कैसे खुलासा हुआ इसका और क्या एक्शन लिया गया अभी? देखिए, कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। भिक्षु मुक्त अभियान बनाने के लिए सख्ती से कार्रवाई इस वक्त इंदौर में देखने को मिल रही है। जो रूपाली जैन है एनजीओ के जो एक एनजीओ संस्था है जो भिक्षु मुक्त अभियान चलाती है इंदौर में, रूपाली जैन जब उन्हें शिकायत मिली थी, मुंबई बाजार पहुंचती है तो छोटे उम्र के बच्चे जो है वो नशे में मिले और नशे में वो भीख मांग रहे थे। जब बच्चों से की काउंसलिंग की गई, उनसे पूछताछ की गई तो 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया जो उन्हें स्कूल जाते वक्त उन्हें बीच में ही मिल जाते हैं, उन्हें पैसे का लालच देते हैं और साथ में नशा कराते हैं, या नशा जो है नशा देने के बाद में उनसे चौराहे पर भीख मंगवाते हैं। हालांकि 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो परिवार के लोग हैं जब उनसे संपर्क किया गया तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे और परिवार को ये पता था कि बच्चे स्कूल गए हैं, जबकि बच्चे रास्ते में नशे में भीख मांग रहे थे। हालांकि कार्रवाई हो चुकी है, सभी परिवार के जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझाइश दी जा रही है, जो बच्चे मिले उनकी काउंसलिंग की जा रही है। और अभी तक जो सूचना मिली कि 40 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे गिरोह है उन गिरोह के कहने पर नशा करते हैं और उसके बाद चौराहे पर भीख मांगते हैं। तो इस वक्त एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है भिक्षु मुक्त अभियान में, और जो लोग इसके सरगना है, जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मिथिलेश, ये सिर्फ इंदौर तक सीमित ऑपरेशन है, चूंकि इंदौर में भी काफी बड़ा क्षेत्र है जहां इस तरह के कृत्य किए जा रहे हो सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा प्रशासन आगे इस पर क्या कार्रवाई करता है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो आप भी बच्चों को भीख देकर इस भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।